स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। बता देना मुझे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना टाइम पे। अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर अपन ने कर लिए। पहला चैप्टर था शारीरोपक्रमण शारीर, फिर दूसरा था परिभाषा शारीर, तीसरा था गर्भ शारीर, आज करेंगे प्रमाण शारीर। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, आज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 4 प्रमाण शारीर। सिलेबस में ओनली एक पॉइंट है, अंगुली प्रमाण। ठीक है, चैप्टर का नाम था प्रमाण शारीर। मतलब प्रमाण का मतलब भाई क्या मेजरमेंट है, बॉडी का क्या मेजरमेंट है, हाथ कितना लंबा है, पैर कितना लंबा है, सीना कितना लंबा है, क्या आकृति होती है, पैर कितना मतलब जंगा कितनी है, ये सब मतलब पेनिस कितना बड़ा है, ये एक तरीके से मतलब एक तरीके से प्रमाण, लेंथ, चौड़ाई, ठीक है, सब चीज़ की पूरी बॉडी का मेजरमेंट एक तरीके से ये पूछा जाता है प्रमाण शारीर में। तो प्रमाण शारीर तो सिलेबस में है ओनली अंगुली प्रमाण। अब दो तरीके से मापा जाता है प्रमाण, एक तो है अंगुली प्रमाण, एक है अंजलि प्रमाण। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ओनली अंगुली प्रमाण है, जो एनाटोमी में अंगुली प्रमाण है, और फिजियोलॉजी में अंजलि प्रमाण आता है। तो अंजलि प्रमाण का थोड़ा सा डिटेल भी यहाँ भी देख लेंगे। ठीक है, तो सिलेबस देख लिया अपन ने, ओनली एक टॉपिक अंगुली प्रमाण। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रमाण शारीर अध्याय 4। प्रमाण शारीर के अंतर्गत शरीर के दोष धातु एवं मलों के प्रमाण एवं शरीर के अंग प्रत्यंगों के बाह्यमान का वर्णन किया गया है। देखो, शरीर के दोष धातु एवं मलों के प्रमाण कि भाई दोष कितने होते हैं, धातु संख्या तो आपको पता ही है, लेकिन किस मेजरमेंट भी तो होगा उनका कुछ, कितना होता है, मलों का कितना मेजरमेंट है, और शरीर के अंग प्रत्यंग मतलब हाथ पैर, चेस्ट, नेक, गर्दन, पीठ, ठीक है, उधर नाभि, ये जितने भी अंग प्रत्यंग है का बाह्यमान मतलब जो बाहर से देखते हैं ना, किसकी इतनी लेंथ है, इतनी चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है, वो सारी चीज़ें बाह्यमान का वर्णन किया गया है। तो शारीर के प्रमाण को दो भागों में विभक्त किया गया है, अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। तो अपने सिलेबस में क्या है, अंगुली प्रमाण। तो ये अंगुली प्रमाण किसके लिए किया जाता है, फॉर सॉलिड, और अंजलि प्रमाण किसके लिए किया जाता है, फॉर लिक्विड। अंजलि मतलब ml में नापते हैं एक तरीके से, लिक्विड भाई कितनी क्वांटिटी है, भाई 1 लीटर है, जैसे कि 250 ml है, 300 ml है, 500 ml है, मतलब कितनी अंजलि। तो पिछले जन्म में, मतलब पिछले जन्म नहीं, पिछले टाइम में मतलब आयुर्वेदा के टाइम पे, आजकल तो अपन ml में नापते हैं, पहले अंजलि से नापते थे, अंजलि प्रमाण से। ठीक है, और आप तो अपन सेंटीमीटर में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, पहले क्या नापते थे, उंगली प्रमाण में। ठीक है, तो ये प्रमाण शरीर से क्या होगा भाई, क्या फायदा है, वो भी अपन देखेंगे। तो शरीर के प्रमाण को दो भागों में विभक्त किया गया, अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। तो अंगुली प्रमाण होता है फॉर सॉलिड और अंजलि प्रमाण होता है फॉर लिक्विड। ये ओनली याद करने के लिए है, ताकि आपको पता रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए आप इसको बिना से मिटा भी सकते हो, आप इसको क्रॉस भी मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको यही याद रखना है, आपको बुक में नहीं, एग्जाम में नहीं लिख के आना ये कि फॉर सॉलिड फॉर लिक्विड। ठीक है, आप इसको हटा भी सकते हो। अंगुली प्रमाण देखो, अंगुली प्रमाण लेते समय स्वयं अंगुली मतलब स्वयं की अंगुली, सेल्फ फिंगर का ही प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि अंगुली का जब प्रमाण लेते हो ना, तो सेल्फ खुद की उंगली से नापना चाहिए। जैसे कि आपकी आयु इस समय 21 साल है, ठीक है, तो खुद की उंगली के हिसाब से प्रमाण नापो। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा है तो उसकी उंगली के हिसाब से, कोई बालक मतलब कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसकी उंगली के हिसाब से नापना चाहिए। मतलब सेल्फ, सब व्यक्ति देखे, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी का मतलब हाइट में 5 फुट का ही है, कोई 7 फुट का है, कोई मीडियम है 6 फुट का है, तो उसकी उंगली के हिसाब से उसके मेजरमेंट को नापना चाहिए। चरक संहिता का प्रमाण का वर्णन करते हुए प्राचीन मान में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया है, उत्सेद, आयाम, परिधि और विस्तार। भाई चरक संहिता जो अपन सेकंड ईयर में स्टडी करेंगे, उसमें प्रमाण का वर्णन करते हुए प्राचीन मान के निम्नलिखित शब्दों का मतलब जो अपन नापते हैं ना, जैसे कि ऊंचाई चौड़ाई, पहले किस शब्दों का यूज होता था, वो शब्द बताओ। उत्सेद, आयाम, परिधि, विस्तार। उत्सेद किसके लिए यूज हुआ, ऊंचाई के लिए। आयाम किसके लिए यूज हुआ, लंबाई के लिए। परिधि किसके लिए यूज हुआ, गोलाई के लिए। और विस्तार किसके लिए हुआ, चौड़ाई के लिए। ठीक है, ये व्यास बोलते हैं चौड़ाई मतलब मोस्टली चौड़ाई, तो चौड़ाई के लिए विस्तार शब्द यूज होता है। तो अब श्लोक में आता था कि भाई उत्सेद है तो ऊंचाई में समझ जाओ कि ऊंचाई की बात कर रहे हैं, आयाम मतलब लंबाई की बात कर रहा है, परिधि मतलब गोलाई की बात कर रहा है, और विस्तार यानी चौड़ाई की बात कर रहा है। तो इन शब्दों का यूज क्या था, ये मतलब एक तरीके से शब्द क्वेश्चन आता है कि भाई किन शब्दों का यूज किया, 2 नंबर में आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए उत्सेद, आयाम, परिधि, विस्तार। प्रत्येक मनुष्य के शरीर का प्रमाण उसके स्वयं के अंगुल प्रमाण में बताया है, अतः युवा, बाल, वृद्ध अवस्था में स्वयं प्रमाण में परिमाप करने से उचित मान प्रतीत होता है, इसे मान पद्धति कहते हैं। अगर मतलब अपनी अंगुली के माध्यम से अगर अपन प्रमाण देख रहे हैं,
तो उसे क्या बोलेंगे, मान पद्धति। क्वेश्चन आएगा कि मान पद्धति क्या है। देखो इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में। या फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रमाण शारीर को विस्तार से बताइए, तो उसमें पूरा लिख देना, जितना भी अपन पढ़ेंगे ना आज वो पूरा लिख देना। लेकिन मोस्टली छोटा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, कभी कभी आता है, रेयर क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन तो, कि भाई प्रमाण शारीर को विस्तार से बताइए। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करना है आपको प्रमाण शारीर, और जितना भी अपन आज पढ़ेंगे ना वो सारा लिख देना था कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर का प्रमाण उसके स्वयं के अंगुल, स्वयं के अंगुल। अब अंगुल मीनिंग क्या होता है, अब अंगुल तो समझो, जो अपनी अंगुली है ना उसका जो ऊपरी हिस्सा टिप है, पहला टिप वो है अंगुल, एक अंगुल वो होता है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर का प्रमाण, जैसे कंची खेलते हैं ना, कंची जब बचपन में कंची खेली होंगी तो अपन जब एक कंची से दूसरी कंची पीटते हैं तो अपन नापते हैं, 4 उंगल नापते हैं कि बीच भाई इतना हो गया कि नहीं, वो मतलब बीच में 4 उंगलियां रखते हैं अपन बीच में, भाई 4 उंगल सरकाना पड़ता है। किसी को जब पीटते हैं तो 4 उंगल सरकाना पड़ता है, तो वही है, मतलब अपनी अंगुलियों से नापना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर का प्रमाण उसके स्वयं के अंगुल प्रमाण में बताया, अतः युवा बाल वृद्ध अवस्था में स्वयं प्रमाण में परिमाप, मतलब स्वयं के, अगर युवा है तो अपनी अंगुली, वृद्ध है तो अपनी अंगुली, और बाल बालक है तो अपनी अंगुली से नापना चाहिए। इसे मान पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन आता है मान पद्धति से आप क्या समझते हैं। देखो थोड़ा डीप क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो आपको समझना चाहिए। अब है आचार्य चरक के अनुसार अंगुली प्रमाण, फिर करेंगे अपन आचार्य सुश्रुत के अनुसार, फिर करेंगे आचार्य वाग्भट के अनुसार। तीनों आचार्यों का थोड़ा थोड़ा देखेंगे अपन। तो आचार्य चरक के अनुसार देखिए, केवलम पुनः शरीरम अंगुली परवाणी चतुर्सिति तदा आयाम। देखो तदा आयाम है ये, ठीक है, विस्तार समुचित है। तो मनुष्य शरीर की लंबाई 84 अंगुल होती है। केवलम पुनः शरीरम अंगुलानी परवाणी चतुर्सिति, मतलब चतुर्सिति मतलब एक तरीके से चतुर्सिति मतलब 84। मनुष्य शरीर की लंबाई 84 अंगुल होती है। तद आयाम, आयाम यानी लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी होती है 84। फिर आचार्य चरक बोलते हैं कि अपने शरीर की लंबाई है ना 84 अंगुल है, आप अपनी अंगुलियों से नाप सकते हो, ठीक है। आप कोई सी भी एज में हो, कोई से भी टाइम में हो, आप खुद की अंगुली के हिसाब से 84 अंगुल के निकलोगे, ये आचार्य चरक बोलते हैं। इसी के अनुसार उनकी चौड़ाई विस्तार उत्छेद होता है, मतलब उसी के अनुसार उसकी चौड़ाई होती है, विस्तार होता है, उत्छेद यानी एक तरीके से लंबाई, उत्छेद यानी लंबाई। अब देखो ये वर्ड बार बार आएंगे तो देख लो, एक बार दोबारा से देख लो। उत्छेद यानी ऊंचाई, आयाम यानी लंबाई, परिधि यानी गोलाई, विस्तार यानी चौड़ाई। ये शब्द बार बार आएंगे, उत्छेद ऊंचाई, आयाम लंबाई, परिधि गोलाई, विस्तार चौड़ाई। तो ये बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की लंबाई 84 अंगुल होती है, और उसी के अनुसार उनकी चौड़ाई विस्तार और उत्छेद होती है। मतलब उत्छेद यानी ऊंचाई होती है, विस्तार यानी चौड़ाई, विस्तार यानी चौड़ाई तो है, विस्तार यानी चौड़ाई, देखो दो बार लिख रखा है, कोई बात नहीं। उनकी चौड़ाई विस्तार और उत्छेद होते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि 84 अंगुल की, जितनी अंगुल का व्यक्ति होगा उसी के अनुसार उसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब बोलते हैं ना कड़खाती, कद और काठी, मतलब उसी के अनुसार उसका शरीर होगा। ये तो ही आचार्य चरक के अनुसार बात। तो ये आगे भी चरक के अनुसार है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और आएगी बीच में। आचार्य चरक के अनुसार 84 अंगुल प्रमाण शरीर को समप्रमाण शरीर कहते हैं। समप्रमाण का मीनिंग समझ रहे हो कि भाई व्यवस्थित है, मतलब हेल्दी फिट शरीर है, जितना उसमें बॉडी में मेजरमेंट होना चाहिए उतना मेजरमेंट है। समप्रमाण शरीर होने पर मनुष्य को अधिक आयु, बल, ओज, सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा इच्छा पूर्ति आदि सब भावों से युक्त जाना जाता है। कहने की मीनिंग है, अगर वो समप्रमाण में कोई व्यक्ति है, 84 अंगुल का मेजरमेंट का अपनी अंगुली के हिसाब से 84 एंगल का बैठता है, तो उसी को उसी के अनुसार क्या मिलते हैं, आयु अच्छी मिलेगी, उसमें ताकत भी अच्छी रहेगी, उसमें ओज इम्यूनिटी पावर, ठीक है, एक अच्छा रहेगा, सुख भी अच्छे मिलेंगे, ऐश्वर्य सुख को शांति मिलेगी, संपत्ति इच्छा पूर्ति, उसकी जो इच्छा हुई वो पूरी होगा, मतलब एक तरीके से सभी सुखों से संपन्न रहेगा, सभी भावों से युक्त जाना जाता है। यह प्रमाण 84 अंगुली से कम या अधिक हो तो उसके अनुसार उस समुदाय, उस मनुष्य को, ये क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, मैं सही कर दूंगा, उस मनुष्य को सुख, आयु, बल आदि भाव विपरीत यानी कम या अधिक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखो कम या अधिक बोला है, कहने का मीनिंग है कि अगर मेजरमेंट से, ठीक है, मेजरमेंट से कम है या फिर ज़्यादा है, तो ये अधिक का तो कोई रोल नहीं होता, ठीक है, मोस्टली कम ही होता है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, उसकी मतलब हाइट पहुँच गई 110 अंगुल पहुँच गई, तब भी नुकसान ही है, और कम रह गई तब भी नुकसान। तो अधिक का तो रोल आता ही नहीं है, मोस्टली यानी कम, आपको सुख, आयु, बल सब छीण हो जाते हैं, व्यक्ति के कम हो जाते हैं, मोस्टली कम पे 99% कम रहता है। कोई रेयर ही होता है जिसको अधिक मिलता है, लेकिन 99% ये होता है कि अगर उसका सम प्रमाण में शरीर नहीं है तो हमेशा उसको दुख ही मिलेंगे, ठीक है।
अगर मान लो अधिक, बताऊँ कब होगा ये अधिक क्यों आया, अगर मान लो 110 हो गया, मान लो ये 84 की जगह 110 हो गया, 110 हो गया ना, तब ये अच्छा रहेगा, तब उसी आयाम में उसी के अनुसार इसकी चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्तार हो, मतलब इसी के आयाम में 110 के अनुसार ही उसकी ऊंचाई हो, उसी 110 के अनुसार उसकी चौड़ाई हो, मतलब सब मेजरमेंट फिर 110 के अनुसार होने चाहिए, तब उसको और ज़्यादा सुख शांति मिलेगी, और ज़्यादा ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन मान लो कि लंबाई लंबाई तो हो गई 110 और बाकी ये बढ़े ही नहीं, चौड़ाई विस्तार उससे जितनी भी बाकी चीज़ है ना वो बढ़े ही नहीं, तो फिर दुखी दुख मिलेंगे। तो समझो मतलब कि ये इस लंबाई के अनुसार मेजरमेंट होना चाहिए व्यक्ति का, तो उसका समप्रमाण शरीर रहेगा। अब ऐसा समप्रमाण का मतलब ये है कि उसके हाथ भी पैरों के समान होने चाहिए, मतलब एक तरीके से उस मेजरमेंट में होने चाहिए कि मतलब पैर तो पहले से लंबे होते हैं, तो उस मेजरमेंट में, ऐसा नहीं कि हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएं पैर छोटे रह जाएं, तो उल्टा सुल्टा मेजरमेंट नहीं होना चाहिए। सम मेजरमेंट मतलब सम प्रमाण शरीर, मतलब पूरी चीज़ एकदम वास्तविक है, जितनी आचार्य चरक ने बताई उतनी होनी चाहिए। अब देखो आचार्य चरक के अनुसार क्वेश्चन आता है कि सम प्रमाण शरीर की कितनी लंबाई होती है और उसके क्या लाभ है। यह प्रमाण आचार्य चरक के अनुसार अंग प्रत्यंगों की अंगुली प्रमाण, चरक विमान 8वां चैप्टर का 117वां श्लोक है ये, ठीक है, बहुत बड़ा श्लोक है। पाद, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई, मतलब फुट है ना अपना, पाद यानी फुट, फुट की मतलब देखो ऊंचाई कितनी होती है 4 अंगुल, चौड़ाई कितनी होती है 6 अंगुल और लंबाई कितनी होती है 14 अंगुल। जंगा की, जंगा है देखो यहाँ पे स्पेशली देखो कंफ्यूजिंग किया श्लोक में जंगा मेंशन किया है पर नीचे उरु भी मेंशन किया है। तो जंगा यानी आचार्य ने बोला चरक ने वहाँ पे लेग मतलब टांग की बात कर रहा है, जो घुटने से नीचे टकने से बीच में होती है ना उसकी बात की है, लेग की बात की है और उसको नाम दिया जंगा। और फिर नीचे थोड़ा सा अगली लाइन में बोल दिया उरु, उरु यानी होती है जंगा, मतलब थाई अपनी घुटने से और अपने जो फीमर होती है ना, फीमर का पोर्शन होता है वो थाई। तो मतलब कभी कंफ्यूज मत होना श्लोक में, इसलिए मैंने जंगा लिखा है यहाँ पे, मैं टांग भी लिख सकता था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पैर भी लिख सकता था, लेकिन जंगा क्यों लिखा कि श्लोक में जंगा है। तो यहाँ पे लेग मतलब लेग की लंबाई है 18 अंगुल और गोलाई में 16 अंगुल है। गोलाई मतलब अपन कमर की गोलाई नापते हैं ना जब अपना कपड़े सिलवाते हैं, ठीक है, अपन चेस्ट की गोलाई नापते हैं ना, शर्ट का कितनी गोलाई होनी चाहिए, तो इस तरीके से गोलाई कितनी है 16 अंगुल। जानू घुटना लंबे कितने होते हैं 4 अंगुल लंबे और गोलाई में 16 अंगुल होते हैं। अपना घुटना भी देखो गोलाई में होता है, जितनी अपनी लेग होती है उतनी घुटना होता है, तो 16 अंगुल। उरु यानी थाई मतलब जंगा, एक तरीके से ये जो अपना घुटने से ऊपर का जो पार्ट है वो थाई। 30 अंगुल लंबा और गोलाई में 18 अंगुल, गोलाई में देखो 18 अंगुल है क्योंकि पैर से थोड़ा मोटी होती है गोलाई में, क्योंकि जंगा अपनी मोटी होती है ना, तो ये 18 अंगुल होती है। अब ये याद हो जाए तो कर लेना, बस 5 5 याद कर लेना, शुरुआत के 5 याद कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है। वृषण 6 अंगुल लंबे और 8 अंगुल परिधि, मतलब 8 अंगुल गोले होते हैं, मतलब गोलाई में 8 अंगुल होते हैं और 6 अंगुल लंबे होते हैं। टेस्टिस, ठीक है, ये आचार्य चरक ने बताई है और आचार्य सुश्रुत ने अलग बताई है, भागवत ने अलग बताई है। शीशन 6 अंगुल लंबाई और 5 अंगुल गोलाई में होता है। भग 12 अंगुल लंबाई। अब ये भग क्या होता है, मतलब जेनेटाइल ऑर्गन, मतलब जो फीमेल्स में जेनेटाइल ऑर्गन है ना, भग की जो 12 अंगुल लंबाई। शीशन की जो पुरुष में जेनेटाइल ऑर्गन है, ठीक है, उसकी 6 अंगुल लंबाई होती है और 5 अंगुल गोलाई होती है। उत्तर प्रदेश उर, अब देखो यहाँ पे उर है और यहाँ पे उरु है, देखो कंफ्यूज मत होना। उरु यानी होती है थाई मतलब जंगा प्रदेश, घुटने से लेके अपने जो फीमर होती है ना वहाँ पे, ठीक है, अपने हिप से लेके जो घुटने तक की वो होती है उरु, और ये उर है, उर यानी अपना चेस्ट। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दो दो बार आ रहे हैं ये तो क्या हो गया। तो उत्तर प्रदेश उर यानी चेस्ट, हार्ट और क्रमशः कितनी होती हैं 12 24 2 3। तो उत्तर प्रदेश होता है 12, उर होता है 24, हृदय होता है, एक चीज रह गया, उदर प्रदेश उर हृदय 12 24 2 3, मतलब 3 किसके लिए, नाभि के लिए शायद ये। एक मिनट रुकना ना, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये नाभि के लिए रह गया आई थिंक। ये रह गया उत्तर प्रदेश उर हृदय, किताब में ही गलत दे रखा है, किताब में ही मेंशन नहीं है, किताब में ही मेंशन नहीं है ये। चलो ठीक है इसको हटाओ, ये कौन से को, उत्तर प्रदेश 12 है, उर 24 है और हृदय 2, ये 3 को हटाओ क्योंकि किताब में ही गलत दे रखा है ये, तभी मैं सोचूं गलत कैसे हो गया ये, इसको हटा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाहु, अग्र बाहु व हस्त, देखो बाहु, अग्र बाहु
और हाथ, जो मतलब अपने जो शोल्डर से लेके एल्बो तक तो क्या है 16, और एल्बो से लेके जो अपनी कलाई तक क्या है 15, और जो अपना हाथ है पंजा है वो कितना है 12 अंगुल लंबा। ठीक है। पृष्ठ और तिक की ऊंचाई क्रमशः 18 और 12। कमेंट आया है, भारती कुशवाहा बोल रही है कि आवाज कट सर रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, एक मिनट रुको, मैं बाहर जाता हूँ फिर। मैं क्या अभी रूम में बैठा हूँ, और शाम के टाइम पे क्या होता है कि मच्छर आने लग जाते हैं बाहर, इसलिए मुझे पदार्थ और अष्टांगी तो मैं बाहर ले लेता हूँ, लेकिन इवनिंग के टाइम पे फिर अंदर आ जाता हूँ मैं रूम के। एक मिनट रुकना। अब देखो, अब आवाज़ आ रही है। हेलो। यस सर। ओके। यस सर आ रही है। अब देखो, भाऊ यानी समझ गए, शोल्डर से एल्बो। अगर भाऊ एल्बो से लेके हथेली, और जो मतलब कलाई है ना वहाँ पे, और जो हस्त मतलब उन्हें जो पंजा है वो 16, 15, 12। पृष्ठ त्रिक की ऊंचाई क्रमशः 18 और 12 अंगुल। ये रटना पड़ेगा, और रटो नहीं तो कोई दिन छोड़ देना, वैसे आता नहीं है। बस 5 5 याद कर लेना, शुरुआत के तो मैंने बहुत सारे लिख दिए, और भी हैं कम से कम, पूरे बॉडी के हैं, एक एक पार्ट की बताई हुई हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। बस शुरुआत के 5 याद रख लेना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 5 परमाणुओं के नाम लिखो, मतलब बॉडी के 5 मेजरमेंटों के नाम लिखो, अपनी इच्छा से कोई भी लिख दो, तो शुरुआत के 5 याद कर लेना। मन्या, मुखमंडल, मुख, ओष्ठ, 4, 12, 4, 4 अंगुल। मन्या अपने जो गर्दनें पाई जाती है ना, सिरा है एक तरीके से, उसको बोलते हैं मन्या। मुखमंडल, मुख, ओष्ठ। मुखमंडल, अब देखो ये मुखमंडल मतलब पूरा चेहरे की बात कर रहा है, और जो मुख है जो अपने मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो अपने होठ से है ना उसकी बात कर रहा है। और ओष्ठ 4, 12, 4, 4 अंगुल। कर्ण, नासा, सिर प्रदेश क्रम से 4, 4, 16 अंगुल विस्तार। कर्ण 4 अंगुल, नासा 4 अंगुल, और सिर प्रदेश मतलब पूरा सिर है वो 16 अंगुल का होता है। इनमें से शुरुआत के 5 याद कर लेना, पूरे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूरे याद कर हो जाएं तो अच्छी बात है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब देखो आचार्य सुश्रुत के अनुसार, सविंसम गुलम शतम पुरुषायम इति, कि आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार पुरुष की शरीर की लंबाई 120 अंगुल होती है। अब आचार्य ने 120 अंगुल बताई है, आचार्य चरक ने 84 बताई है। कौन सा सार्थक होता है, कौन सा अच्छा लगता है आपको भाई, कौन सही है? आचार्य चरक सही है इस मामले में। ठीक है, आचार्य चरक, क्योंकि आज के ज़माने में जितनी हाइट है ना, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 10 इंच, ठीक है, उसके अनुसार उसकी हाइट बैठती है जो अंगुली में नापते हैं ना। लेकिन 120 तो 7 फुट के ऊपर जाती है, और 7 फुट के व्यक्ति मिलते नहीं हैं नॉर्मली, तो इसलिए इसका बस आपको याद रखना कि 120 अंगुल मानी है आचार्य सुश्रुत ने। सुश्रुत के अनुसार प्रत्यंगों का प्रमाण अधो शाखा, मतलब जो अपने पैर बताए ना, अधो शाखा यानी नीचे की शाखा, शाखा यानी नीचे की शाखा, अधो यानी नीचे, शाखा यानी जो अपनी जो भुजाएं लटकती एक तरह से, पैर भी तो शाखा ही हैं, तो 50 अंगुल के बताएं। उर्दू शाखा अपने हाथों को 24 अंगुल के बताएं, गर्दन को 24 अंगुल का बताया, उर प्रदेश को 18 अंगुल का बताया। उर प्रदेश यहाँ पे देखो, उर है मतलब चेस्ट रीजन। स्त्री श्रोणी मतलब जो स्त्रियों की कमर है उसको 18 अंगुल बताया है। और पुरुष कटी प्रदेश, पुरुष की को 18 अंगुल बताया है। नाभि से हृदय तक, नाभि मतलब अपनी जो अम्बिलिकल कोड है और हार्ट तक 12 अंगुल बताया है। और हृदय से गिरवा तक, जो हार्ट से नेक तक 12 अंगुल बताया है। ये सुश्रुत के बताए मैंने 5-6, वो आपको याद कर लेना है। सुश्रुत के 5-6 याद करना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। आचार्य चरक व सुश्रुत के मतों में जो अंतर पाया जाता है वह दोनों आचार्यों के समय में अंतर के कारण दिखाई देता है। जैसे पुराणों के समय में पुरुषों की लंबाई अधिक होती थी, पहले राक्षस टाइप के लोग रहते थे ना पुराणों के टाइम पे, बड़े बड़े आदमी, तो शायद हो सकता है कि सुश्रुत ने उन आदमियों की बात की हो 120 अंगुल की, कि पूर्व की तुलना में वर्तमान पुरुषों की लंबाई कम होती है, और अपने जो दादा परदादा थे वो ज़्यादा लंबे होते थे। अपन तो अब तो बिल्कुल छोटे छोटे पैदा होते हैं। आजकल की हाइट देखते हो 5.5 7, 5 फुट, 5 फुट 8 फुट, यानी 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रहती है। तो मतलब हो सकता है सुश्रुत ने अपने टाइम के लोगों की मापी हो, या फिर बड़े हों, या फिर एक कारण ये भी हो सकता है, नीचे दिया है आचार्य, मैं ये टीचर ने बताया था मेरे को जब मैंने ये डाउट किया था, सर ऐसे कैसे हो सकता है, 120 अंगुल तो बहुत ज़्यादा होती है, 84 अंगुल तो बहुत कम होती है। तो सर ने बताया था कि आचार्य सुश्रुत ने व्यक्ति के हाथ ऊपर करके प्रमाण मापा हो, ऐसा माना जा सकता है। जैसे अपन खड़े हो गए, खड़े होकर अपन हाथ ऊपर करते हैं ना, देखो जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कि ये व्यक्ति बन गया, ठीक है, ये व्यक्ति बन गया और ये उसने हाथ ऊपर कर लिया, तो यहाँ से नाप से यहाँ पे तक 120 अंगुल मापा हो, तो व्यक्ति ने यहाँ की पूरी लंबाई बताई, हाथ ऊपर करने के बाद में जो लंबाई होती है वो 120 अंगुल बताई है। और ये बात प्रमाणिक होती है क्योंकि उनको भी किसी ने बताई होगी, सर को भी सर ने बताई होगी, मतलब एक तरीके से ये
निष्कर्ष निकाला, ऐसे ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये बात को सिद्ध करने के लिए बताया कि हाथ ऊपर करके मापी थी आचार्य सुश्रुत ने, इसलिए 120 अंगुल बताई है। ठीक है। आचार्य वाग्भट के अनुसार मनुष्य शरीर की लंबाई उसके अपने 3.5 हाथ, 3.5 हैंड होती है। मतलब अपने हाथ के 3.5 हाथ होते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि तू अपने 3 हाथ 3.5 हाथ का है। जैसे बालक है तो खुद के 3.5 हाथ का, वृद्ध युवक है तो अपने खुद के 3.5 हाथ का उसकी लंबाई होती है। जितने 3 बार, मतलब अपनी कोहनी से लेके वो जो टिप है, बीच की उंगली की टिप है ना, उस तक 3.5 बार नाप लो, व्यक्ति की उतनी लंबाई होती है। आचार्य वाग्भट ने ऐसा बोला था। मनुष्य शरीर की लंबाई उसके अपने 3.5 हाथ होती है। मतलब अपनी लंबाई अपने हाथ के 3.5 हाथ होती है। अब नाप के देख लेना आप, और ये मेजरमेंट आज चलता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। अब देखो अंजलि प्रमाण, इस तरीके से ये प्रमाण पूरा हो जाता है। कौन सा? उंगली। अब दूसरा है अंजलि, क्योंकि ये फिजियोलॉजी में आता है, कभी कभी एनाटोमी में आ जाता है, कभी कभी रेयर। ठीक है, जब सिलेबस का ध्यान नहीं रहता किसी टीचर को बनाती टाइम पे, तो क्वेश्चन डाल देता है 2 नंबर का, तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी में तो आप पढ़ोगे, इसलिए देख लो। शरीर के अंदर रहने वाले द्रव स्वरूप द्रवों को अंजलि प्रमाण, कि मतलब जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं उनके लिए अंजलि प्रमाण है। एक अंजलि बराबर 192 ml होता है आज की मॉडर्न एरा में। आधुनिक मत अनुसार एक अंजलि बराबर कितना होता है? 192 ml। ठीक है। जल, मतलब जो शरीर में अपना जितना भी जल है, मतलब एक तरीके से लिम्फ मान लो, वो कितना है? 10 अंजलि। रस कितना है? आहार रस कितना है? 9 अंजलि। रक्त कितना है? 8 अंजलि। पुरिस, पुरिस मतलब स्टूल, जो मल होता है, वो कितना है? 7 अंजलि। कफ यानी श्लेष्मा कितना अपनी बॉडी में? 6 अंजलि। पित्त कितना है? 5 अंजलि। मूत्र कितना है? 4 अंजलि। वसा कितना है? 3 अंजलि। मेद कितना है? 2 अंजलि। और मज्जा कितना है? 1 अंजलि। मैंने सीक्वेंस में रखे हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस क्रम में आपको याद रखने, ईजी वे में याद हो जाएंगे कि भाई जल जो इसको लिम्फ से माना है 10 अंजलि है। रस मतलब हार रस अपनी बॉडी में एनी टाइम कितना रहता है? 9 अंजलि। रक्त यहाँ पे 8 अंजलि बताया, और 8 अंजलि के हिसाब से 200 मान लेते हैं इसको, तो 8 दूनी का 16, फिर भी कमी है ना। तो मतलब ये तो आचार्यों ने बताया था उस समय। अब तो अपन जानते हैं कि उसमें मतलब 5 से 6 लीटर होता है अपनी बॉडी में रक्त, तो यहाँ पर लेकिन 2 लीटर ही बैठ रहा है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें गलत भी हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे उसने प्लाज्मा को अलग काउंट कर दिया हो, ओनली रक्त की बात की हो, क्योंकि प्लाज्मा भी तो मिला होता है रक्त में 55%, उसको हटा दिया हो। शायद आचार्य सही हो, आचार्य ने ओनली शुद्ध रक्त को ही माना, प्लाज्मा को मतलब जो कणिका है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, उन्हीं को माना हो। तो बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी है, मतलब आचार्य कभी गलत नहीं होते, कुछ ना कुछ सोच के ही बोला होगा। ये कितना? रक्त का 8 अंजलि, मूत्र का 4 अंजलि, वसा का 3 अंजलि, मेद का 2 अंजलि और मज्जा 1 अंजलि। महत्वपूर्ण देखो, मस्तिष्क द्रव मतलब CSF कितना होता है? आधा अंजलि। जो अपने सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, CSF अपने माइंड में रहता है, वो कितना है? आधा अंजलि। शुक्र कितना है? आधा अंजलि। अपर ओज, मतलब ओज के 2 टाइप्स हैं, अपर ओज और पर ओज। आपने जब फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा शुक्र धातु, उसमें उसके बाद में बनता है ओज, शुक्र धातु के बाद में ओज आता है। तो ओज के 2 टाइप होते हैं, अपर ओज और पर ओज। अपर ओज में क्या होता है? श्लेष्मिक ओज, मतलब जो जिससे इम्यूनिटी बनती है, मतलब प्राकृतिक श्लेष्मा, कि भाई शुद्ध कप को, मतलब शुद्ध प्राकृतिक धातु को, मतलब शुद्ध कप धातु को अपन ओज मान लेते हैं, ऐसा बोला गया है आचार्यों ने। तो शुद्ध मतलब सेलेस्मिक ओज, जिससे अपन को इम्यूनिटी मिलती है, इसको अपन को पावर मिलती है, वो होता है आधा अंजलि। और पर ओज जिसमें अपने प्राण बसते हैं, जिसमें अपन को जीवन मिलता है, अगर वो कितना होता है? मात्र 8 बिंदु। अगर मान लो कि अपर ओज तो समाप्त हो गया तो तब भी आप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन पर ओज समाप्त हो गया ना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अपने प्राण इसी में बचते हैं, पर ओज में। ठीक है। आर्तव, आर्तव यानी मेनिस्ट्रुअल साइकिल, जो मतलब जो ब्लड स्रावित होता है, वो कितना होता है? 4 अंजलि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है, क्योंकि ये फिजियोलॉजी में आते हैं। ये फिजियोलॉजी में सारे आएंगे, हर चैप्टर में आएंगे, लिप वाले में, रस में, रक्त में, पुरुष का पित्त, ये सब में अपने अपने चैप्टर के हिसाब से आएंगे, और वहाँ पर आपको इकट्ठा करने में परेशानी आएगी। तो यहाँ पे इनको याद कर लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये फिजियोलॉजी भी कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है, आपको फिजियोलॉजी पास करनी होती है, इसलिए आपको अभी से याद कर लेना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रमाण सारे को विस्तार से बताइए, तो अपने शुरू से लेकर एंड तक जितना पढ़ा ना वो पूरा लिखना होता है। ये चैप्टर हो गया पूरा। अब करेंगे अपनी चैप्टर के क्वेश्चन।